वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। अब बात होने जा रही है महाराष्ट्र की, जहां पर 12 जुलाई को विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को लेकर इतनी सरगर्मी तेज है कि खेमेबंदी ऐसी हुई है कि अपने अपने नेताओं को दो अलग अलग रिसोर्ट में वहां पे कमरे में ठहरा दिया गया है। किसी से बातचीत करने की इजाजत नहीं है, बाहर घूमने की इजाजत नहीं है जब तक कि वोटिंग हो नहीं जाती। जाहिर है 11 सीट है, 12 उम्मीदवार है, जीत तो निश्चित है कि किसकी होगी, जिसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन पलड़ा किसका भारी है ये बताएंगे समीर चौगांवकर जी, जिनके पास अंदर की कहानी होती है। महाराष्ट्र में क्या चल रहा है सर? देखिए अब पलड़ा तो मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वाले जो महायुति उसका भारी है। जब समीर जी के पास आप जा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि पलड़ा भारी करने में क्या क्या खेल हो रहा है, वो बताएं, तब तो मजा है। ये तो समीर जी अंदर वाला बताइए। देखिए मतलब अभी सारे पार्टी अपने विधायकों को अलग अलग होटल के अंदर रख रही है, तो मेरे को दो पार्टी को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वो भी अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रही है। एक तो शरद पवार और एक उद्धव ठाकरे, उनका जो कुछ था वो तो लूट के ले गए एकनाथ शिंदे। अब उनके जो बच्चे विधायक वो कहाँ जाएंगे, जो गए नहीं वो कहाँ जाएंगे? और शरद पवार के बेचारे के 14 विधायक बच्चे हुए, तो अब वो तो टूटने की संभावना कमी है। उसके बाद भी ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक आध दो विधायक हमारे पैसों के लालच में टूट जाए, या विधानसभा चुनाव हो रहा है तो विधानसभा में कोई दूसरी सुविधाएं मिल जाए इसलिए टूट जाए। तो डर सबको है, और सिर्फ ये उद्धव ठाकरे, शरद पवार या एकनाथ शिंदे या अजित पवार को नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बार पहली बार ये डर लग रहा है कि विधायक हमारे टूट सकते हैं। 4 जून का साइड इफेक्ट बिल्कुल तो नहीं है। देखिए आप देखिए भूपेंद्र यादव को भेजा गया इसके लिए। भूपेंद्र यादव ने कल वहां विधायकों के साथ बैठक की है, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सारे होटल में रहने वाले। ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बाड़ेबंदी करना पड़ रही है, विधायकों को एक साथ होटल के अंदर रोकना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरीके से हमने दूसरे दलों के साथ लिया है, दूसरे दलों के लोगों को मंत्री बना दिया है, कहीं हमारे कुछ विधायक नाराज होकर क्रॉस वोटिंग न कर दें। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से इसके अंदर 9 से 10 सीटें जीतने की, 9 तो जीत ही रही है, हो सकता है 10 सीट भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर जीत जाए। सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है इस समय उद्धव ठाकरे। फिर किसको दे रहे हैं? 11 तो सीटें ही है। उद्धव ठाकरे के मिलिंद नार्वेकर जीत सकते हैं मुझे लग रहा है उनका, क्योंकि उनका अक्रॉस द पार्टी अच्छा संपर्क है। एकनाथ शिंदे के भी कुछ विधायक उनके संपर्क में है, क्योंकि वो पहले देखते रहे, तो मुझे लग रहा है उनकी संभावना जीतने की ज्यादा बन रही है। पंकजा मुंडे बहुत आराम से जीतेगी। हालांकि शरद पवार को लग रहा है कि उनके उम्मीदवार जरूर इस मामले में जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश की है कि जो 9 उम्मीदवार तो वो जीते ही हमारे गठबंधन के, एक एक्स्ट्रा जीत जाए, जिससे जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल विपक्ष पर प्रेशर पड़े और कार्यकर्ताओं की हिम्मत बढ़े। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा बहुत भारी है और बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी इसमें जीतेगी। लेकिन विधायक टूटने का डर सबको है। खेल कौन बिगाड़ रहा है? कुछ खेल तो अभी समीर जी ने समझा दिया। हर्षवर्धन जी, खेल कौन बिगाड़ सकता है और कैसे बिगड़ सकता है? मुझे मतलब ठीक है, सतर्कता बहुत जरूरी है, लेकिन मैं कल परसों से जब पूरे समीकरण वहां देख रहा हूं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले गठजोड़ को करीब करीब 9 सीटें जीत लेने में। और जहां तक रही पार्टी बदलने की बात, तो एक समय होता है, कई बार लगता है कि ठीक है टूटने की तो गुंजाइश कभी भी बनी रहती है। समीर जी बता रहे हैं भाजपा वाले भी अपने लोगों को बंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा फेरबदल आपको अभी दिखने वाला है अभी, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उनको पता है कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी किसी की तरफ से ये नहीं ऐसा दिख रहा है कि किसको सीटें कितनी मिलने जा रही। तो जो सीट टिकट जाने का डर होता है या टिकट मिलने की इच्छा आकांक्षा होती है, वो दोनों के बीच में अभी झूल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एमएलसी के चुनाव में कोई बहुत बड़ा फेरबदल आप नहीं दिखेंगे, स्थितियां जस की तस रहने वाली है। ये बस हाँ जी। अच्छा, ये पूरी रणनीति है, मतलब जो बीजेपी की महायुति है उसमें देवेंद्र फडणवीस ने जब पिछली बार कम सीटें रहते हुए भी जिस तरह का परिणाम दिया था, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी मिलके जो पूरी रणनीति बना रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, इस तरफ ले जा रहा है। लेकिन ये तो अतिरिक्त सतर्कता बरतने की बात है, और जैसा अभी समीर जी संकेत कर ही रहे थे कि इस सतर्कता बरत के जो भी क्रॉस वोटिंग की संभावना है उससे निजात पाया जा सके, ये केवल उसकी तैयारी है। नहीं, ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो अभी तक अवधि बीजेपी के ऊपर है, वाकई में तनाव तो था, और जिस तरीके के नतीजे आए वो कोई बहुत हौसला बढ़ाने वाले नतीजे तो नहीं थे। यहाँ से अगर उनका खेल एकदम सही बैठता है तो आगे की लड़ाई के लिए एक मॉरल विक्ट्री होगी उनकी। देखिए, अगर महाराष्ट्र और 2024 के चुनाव में से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को निकाल दीजिए, पश्चिम बंगाल तो एक अलग बात है, तो आपके चुनाव परिणाम सामने हैं। इन दोनों राज्यों ने अगर भाजपा की सबसे ज्यादा वेदना मिली है तो इन दोनों राज्यों से ही मिली है, महाराष्ट्र यूपी से।
अगर ये दोनों राज्य औसत भी उसके साथ अगर दिए होते तो आज वो बहुमत में होती इन दोनों राज्यों से। तो जाहिर है इतने बड़े आघात के बाद ये चुनाव हो रहा है और उस समय एक वातावरण बना है कि अगर चूट के आए हुए लोगों के दूसरी ओर जनाकर्षण है तो हो सकता है कि हमारे लोग उधर जाने की संभावना तलाशें, क्योंकि विधानसभा में सबको जीतना है। उस दृष्टि से यह चुनाव एक संकेत देगा कि क्या वाकई 2, 4, 5, 10, 20 विधायक भी ये मूड दिखाते हैं कि हमारी लोकप्रियता घटी, हम दूसरी ओर जाते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो हो रहा है एक दृश्य राजनीति का बड़ा क्रूप दृश्य उत्पन्न करता है कि हमको अपने विधायकों तक पर, सांसदों तक पर अगर विश्वास नहीं है और दूसरा पक्ष जो चुनाव जीता है, कांग्रेस के पास 37 विधायक है, 37 है ना, अब 23 वोट चाहिए उनको। अब उनकी समस्या है कि 23 के बाद 14 जो है वो कहां जाएगा। अगर 14 ने गड़बड़ कर दिया तो हम जो 13 सीटें जीत के आए हैं उसमें फिर माहौल हमारे पक्ष में जाएगा, तो उनकी समस्या वहां हो गई है। यानी अपने 14 पर उनको अभी भी विश्वास नहीं है, क्योंकि इधर तो ठीक है 23 वोट के अनुसार 8 से 9 सीटें मोटा मोटी बन रही है। लेकिन इस तरह की घेरेबंदी के बजाय मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक नई संस्कृति राजनीति में विकसित करनी चाहिए थी और दूसरा कोई तरीका ढूंढना चाहिए कि प्रतिदिन विधायकों से संवाद कैसे हो, लगातार संपर्क में कैसे रहे। ठाकरे की पार्टी के 16 विधायक हैं। हाँ। और जैसे आप बता रहे हैं सुमीर जी की मिलिंद नार्वेकर को जीत के लिए 7 फिर अतिरिक्त वोट की आवश्यकता होगी, तो ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक हैं या फिर जो अन्य विधायक हैं उन पर तो नजर है ही, साथ में अपने विधायकों को भी अपने साथ रखने की चुनौती है, इसलिए उनके भी बाड़ेबंदी कर दी गई है। शिवसेना उद्धव गुट के विधायक नितिन देशमुख ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और कहा कि आज शाम को उद्धव ठाकरे आगे की रणनीति पर क्लियर एजेंडा बताएंगे। सियासत में सब कुछ संभव है। उनके कैंडिडेट है मिलिंद नार्वेकर। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के विधायक नितिन देशमुख है, उनसे बात करते हैं। नितिन जी, आप सभी विधायकों को होटल्स में रखा गया है और जिस जगह आप रुके हैं यहाँ पर इस समय शिवसेना के कुल कितने विधायक हैं और क्या क्या आप लोगों को कहा गया है? शिवसेना के हम सब विधायक यहाँ रुके हैं। मैं तो आज सवेरे 7 बजे होटल पे पहुँचा। शाम के टाइम बैठक होंगी, बैठक में उद्धव साहब हमारे मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा, प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है इस तरह के चुनाव में, ऐसे में क्या आप लोग को मार्गदर्शन किया गया है किस तरह से वोट करना है, क्या सावधानी बरतनी है वोटिंग के दौरान ताकि आप लोग का वोट ये खारिज ना हो? हमारे मिलिंद जी नार्वेकर हमारे उम्मीदवार है, उनको वोट करने का है। फिलहाल शाम के टाइम बैठक होंगे। मैं तो आज सवेरे यहाँ पहुँचा। शाम के टाइम उद्धव साहब हमारे को मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन आप लोग के पास नंबर्स नहीं है, ज़रूरी आंकड़े नहीं है, तो ऐसे में जो नंबर आपको और एक्स्ट्रा चाहिए उसका जुगाड़ कैसे होगा? सियासत में सब कुछ होता है। अच्छा। 2 और 2 कभी 4 नहीं होते, 6 हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या 2 और 2 6 आप लोगों ने कर लिया है, करना बाकी है? वो पता चलेगा वोट होने के बाद। अच्छा, देखिए भले आप लोग की शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई है, लेकिन अभी भी आप लोगों के रिश्ते अन्य विधायकों के साथ हैं, तो ऐसे में क्या बातचीत हो रही है शिंदे गैंग के विधायक हो या फिर जो है बीजेपी के विधायक? नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आमदार हूँ। मेरा काम है पार्टी ने जो आदेश दिया वो करने का। लेकिन आप लोग कोशिश तो करेंगे ना कि आपके जो उम्मीदवार हैं मिलिंद नार्वेकर जो उद्धव जी के इतने करीबी हैं उन्हें जितवा सके? मैं तो फिलहाल ये कोशिश करूंगा कि हमारे मिलिंद जी कैसे चुन के आ सकते हैं, उनके लिए वोट डालने का है, उसके लिए यहाँ पहुंचा हूँ। नितिन देशमुख के कॉन्फिडेंस के पीछे आपको वजह क्या नजर आ रही है सुमीर जी? क्योंकि वो तो इतने कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं कि 2 और 2 वैसे तो 4 होते हैं, वो कह रहे हैं 6 हो गए। 6 हो गए, अब ये 6 कैसे हो जाते हैं? वोटिंग में तो 2 और 2 4 ही होंगे। देखिए, अभी सिर्फ 4 या 5 पार्टियों के वोटर्स का प्रश्न नहीं है। इसके अलावा ओवैसी के पार्टी के एमएलए है, बच्चू कडू की जो पार्टी है उसके एमएलए है, वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर ये उसके एमएलए हैं, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, कुछ निर्दलीय विधायक हैं। तो ये जो निर्दलीय और जो छोटे पार्टी के जो विधायक होते हैं ये निश्चित रूप से किसी एक पार्टी के पास जाते हैं और इसमें मुझे लगता है कि पैसों का सबसे बड़ा खेल चलता है। जो निर्दलीय होते हैं वो किसी के साथ नहीं होती, वो पैसे के साथ जाते हैं, जहां से उन्हें पैसा अच्छा मिलता है वो वहां वोट करते हैं। और यह हमेशा से विधान परिषद के
के चुनाव में होता आया निर्दलीय वोट बैंक के लगे। तो मुझे लग रहा है इसमें पैसों का भी खेल होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा है, जिस तरीके से शरद पवार और कांग्रेस थे और उद्धव ठाकरे ने मिलकर प्रदर्शन किया महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के विधायकों को इस बात का डर होगा कि अब विधानसभा चुनाव उन्हें जितना मुश्किल होगा, क्योंकि चुनाव के परिणाम का उन्होंने आकलन किया होगा लोकसभा चुनाव का अपने क्षेत्र में, उन्हें इस बात का डर होगा। तो मुझे लग रहा है कि पर्दे के पीछे वो बात कर रहे होंगे कि अगर हम आपको वोट करते हैं तो क्या आप हमें टिकट दोगे। तो मुझे लग रहा है ये सौदेबाजी भी होगी विधानसभा चुनाव, क्योंकि अब 90 दिन के अंदर होने वाले हैं। तो अब विधायक को पता है कि अगर मैं क्रॉस वोटिंग भी करता हूं तो मेरा कोई बहुत ज्यादा लंबा समय है नहीं, मुझे फिर चुनाव के अंदर जाना है। तो वो अपनी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ऐसे पार्टी के लिए वोट करेगा जहां से उसके टिकट भी मिले और जहां से उसकी जीत सुनिश्चित हो सके अगले 5 साल के लिए। तो मुझे लग रहा है बहुत से समीकरण इसके अंदर काउंट होते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि विपक्ष के वोट बढ़े नहीं, हमारे पास वोट बढ़े। उद्धव ठाकरे कोशिश करेंगे कि मिलिंद नार्वेकर, मतलब उद्धव ठाकरे एक प्रकार से कैंडिडेट इतने करीबी है तो वो नहीं हारे। तो मुझे लग रहा है कि सबने बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं। तो जो उम्मीदवार है उनका व्यक्तिगत जो संपर्क है वो भी काम होगा, पार्टी की रणनीति भी काम होगी, और उसके बाद पैसों का जो बोलबाला है वो भी काउंट होगा। कल शाम को परिणाम आ जाएंगे तो पता पड़ेगा कि चुनाव में किसने किसका साथ दिया है, कल शाम को साफ हो जाएगा। एक खबर महाराष्ट्र की और है, और महाराष्ट्र की ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि वो तमाम जो छात्र तैयारी करते हैं आईएएस की परीक्षा के लिए और फिर वो आईएएस भी बनते हैं, आईएएस बनने से पहले उनकी वो जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग लेने वाली एक महिला जो इस वक्त लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं वो है पूजा खेड़कर। ये नाम आपके सामने भी आया होगा। इनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही इनके नखरे जो हैं वो बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं कि लोगों के पल्ले ही नहीं पड़ रहे। वो अभी से अपने कहाँ पर उनको घर दिया जाएगा, उन्हें क्या गाड़ी दी जाएगी, किस तरीके की सुख सुविधा होगी, उसे लेकर बेचैन हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये ओबीसी हैं या नहीं, इसे लेकर एक संशय है। कहा यह जा रहा है कि ये क्रीमी लेयर है वाली कैंडिडेट हैं आईएएस की कुर्सी पर। ये ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी हो रही है हर्षवर्धन जी। ये कंट्रोवर्सी ऐसी है कि मेडिकली अनफिट हैं, उसके बावजूद अच्छा उसमें भी एक कैटेगरी होती है, ये तो आप भी जानते हैं। अब बार बार जब उसकी परीक्षा के लिए अस्पताल कॉल कर रहा है कि आप आइए एक बार टेस्ट करवा लीजिए, ये नहीं जाती। दूसरी बार कॉल आ गया अस्पताल से कि आप आइए टेस्ट करवा लीजिए, फिर नहीं जाती। 3 बार कॉल आ गया तब भी नहीं जा रही हैं। ये माजरा क्या है, क्या खेल है? ये ऐसी नखरे वाली आईएएस है कि पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि खेल क्या है इनका। नहीं देखिए, आईएएस अधिकारी हैं तो उनके नखरे और उनका अपना जो एक तरीका है वो तो अलग विषय हो गया। मूल विषय बड़ा गंभीर है और ये सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए। कोई आईएएस बन जाए, कहीं जाकर ट्रेनी आईएएस के तौर पर ज्वाइन कर ले। अब खबर आ रही कि 5 बार मेडिकल के लिए बुलाया गया, अभी तक नहीं गई, दिव्यांग होने की वजह से है। ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इनके पिता भी शायद अधिकारी हैं, उनका दबाव बनाकर कहा गया। जहां ये गई वहां चैम्बर कब्जा करने की कोशिश करने लगी, किसी से गिफ्ट में ऑडी ले लिया। अब ये सारे सवाल वो हैं जिसको सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए। एक दावा तो ये भी है कि मतलब बहुत पैसे वाली, मैं यही कह रहा हूं कि साफ साफ ये पता चलना चाहिए था, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है। ये लोग देश चलाते हैं, आईएएस तो वही रहता है, नेता तो बदलते रहते हैं। और अगर वहां पर कोई एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर इस तरह से पहुंचा है, उसमें ढेर सारी ऐसी गड़बड़ियां दिख रही हैं, अनियमितता दिख रही हैं, तो क्या अब तक सरकार की तरफ से इस पे कोई सफाई नहीं आनी चाहिए थी? उस महिला के खिलाफ तो क्रिमिनल केस चलना चाहिए। और इसका दूसरा जो पहलू है कि हर कोई कहता है भैया कि सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी में अगर आईएएस पीएस हो गए तब तो बहुत ही बढ़िया है, सुभान अल्लाह वाला मामला है। लेकिन अगर ये साफ साफ दिख रहा है तो क्या सरकार ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की जांच, कौन लोग हैं जो ऐसे ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को ऑडिट दे जाते हैं, उनके बिजनेस की जांच, और इस तरह के इकोसिस्टम को तोड़ने का कोई काम करेगी क्या? मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है। बाकी उसके ऊपर तो जो जांच है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मतलब एक तरह से कहेंगे सीधे सीधे व्यवस्था को गड़बड़ी और उसको चुनौती देने का प्रश्न है, तो उस पर तो जांच होनी चाहिए। मैं इसमें एक लाइन जोड़ दूं, हर्षवर्धन जी ने कहा कि ऑडी के मामला भी बताया है। सिर्फ ऑडी नहीं, एक ज्वेलर के यहाँ से ये गहने लेके चली गई है और ज्वेलर को उसका भुगतान नहीं किया है, और ज्वेलर जब ने रिमाइंड करने के लिए फोन किया तो उसको इतना धमकाया कि वो दूसरी बार फोन नहीं कर पाया। तो मतलब अगर ऐसे आईएएस बनेंगे कि ऑडी ले लेंगे, ज्वेलर के पास जाके ज्वेलर लेके आएंगे, तो ये क्या जनता की सेवा करेंगे और सरकारी फंड का क्या इस्तेमाल करेंगे, समझ सकते हैं। नहीं, आईएएस तो ऐसे ही बनते हैं,
वही करते हैं, थोड़ा थम के करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं, जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा समय लेकर करते हैं, वो जरा जल्दी में कर रही है, बस फर्क इतना है। तो मुझे लगता है इस पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, उसकी बात होनी चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फेक? ओम जी से मैं पहले इस पर रिएक्शन ले लूं, फिर अवधेश जी विस्तार से आप भी अपनी बात रखिएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फेक, ये तो जांच का विषय, ये तो सरकार के लेवल पर हो ही जाना चाहिए था अब तक। बिल्कुल, अगर कोई इस सर्टिफिकेट पे प्रश्न है तो ये तो सरकार के लेवल पे, प्रशासन के लेवल पे उसकी जांच हो जानी चाहिए, ये एक मुद्दा है। दूसरे देखिए, यूपीएससी की जो परीक्षा है वो देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित परीक्षा है। एक आईएएस जब डीएम के बाद खासकर ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंचता है तो उसकी कलम में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे जिले, मतलब जब जिले में है तो जिले से लेके और राज्य से होते हुए देश तक का भाग्य निर्धारित करने की, कम से कम अपने क्षेत्र में, अपने मंत्रालय में जहां वो रह रहा है या जिला जिसका वो जिलाधीश है वहां रहते हुए उसकी स्थिति होती है। ऐसे में अगर कोई इस तरह की हरकतें, मतलब ये तो इतनी ऊट पटांग हरकत है जहां हम वीआईपी कल्चर खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार उसकी बात कर रहे हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लाल बत्ती खत्म होना चाहिए, वहां पे इस तरह की ऑडी लाल बत्ती और इतनी एक अलग तरह के चैम्बर की मांग, उसके बाद गहने लेके आ रही हैं, उस पे रोब झाड़ रही हैं, तो दिमाग की भी जांच होनी चाहिए। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि इनकी अलग तरह से, एक अलग तरह से जांच और एक बिल्कुल भी तो नहीं है अवधेश, ये बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा का पूरा पैटर्न है, आप देखिए इंटरव्यू के लेवल तक आते थे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लेवल तक आते आते व्यक्तित्व तो स्कैन हो जाता है, उनका इंटेलिजेंट कोसेंट, उनका इमोशनल कोसेंट, उनका क्राइसिस मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, ये सब मुद्दे बहुत ठीक तरीके से और बहुत साइंटिफिक है, मैं उसको बहुत ठीक तरीके से देख रहा हूं, समझ रहा हूं। अभी इस खबर को देख के तो ये लग रहा है सर कि वो स्कैनिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई थी? नहीं, ये अगर पूजा खांडेकर जो है, इनकी बातें पूरी तरह सच है, जो दिखाई खेड़कर सॉरी, तो वो दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं चाहे जितना हम प्रशंसा करें, सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग में दोष है कि आप उसके माइंड को चेंज नहीं कर सके, कि आप अगर एक लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, तो पब्लिक सर्वेंट के रूप में क्या भूमिका है। लेकिन पहले हल्के नोट से शुरू करूंगा कि भाई एक लड़की अगर वो सपना देख के आई है कि जरा वीआईपी बनेंगे, हमारे पास एक कारें होंगी, हम जहां जाएंगे लाल बत्ती हमको मिलेगी, है जिस दुकान में जाएंगे वो रौब रहेगा, डर से हमको गहने दे देगा, तो उसके सपने के मामले में हम लोग सब बाधा बन रहे हैं। और पुणे के कलेक्टर साहब ने उसके विरुद्ध इतना लंबा चौड़ा पत्र लिखा कि सरकार को उसका ट्रांसफर कर देना पड़ रहा है, और ट्रांसफर वाशिम जिले में असिस्टेंट कलेक्टर बन के आई है, और वहां भी उनका अपना एक डिमांड चल रहा है। लेकिन हमारे देश में देखिए एक बहुत बड़ी बहस रही है, वो उसको मैं यहां करना चाहूंगा। आजादी के समय ही, जब भी हमारे देश की आजादी मिल रही थी, तो इस पर बहस शुरू हुई कि क्या सिविल सर्वेंट की वही स्थिति हमारे आजाद भारत में होनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया से लेकर एक बड़े पक्ष थे कि सिविल सर्वेंट का एक पोस्ट खत्म करना चाहिए, और हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं उन सब पर पुनर्विचार होना चाहिए। लेकिन उस समय की परिस्थितियां अलग थी, वल्लभ भाई पटेल जी ने हस्तक्षेप किया था, और संजोग से उसमें रिफॉर्म जो हुए वो उस रूप में नहीं हुआ, आज तक वो चालू है। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में जब एक बार बोल दिया था कि हर कलेक्टर अपने जिले में तानाशाह होता है, तो पूरे आईएएस अफसर की लॉबी उनके खिलाफ हो गई थी, और आईएएस की लॉबी ने उनके साथ बहुत असहयोग किया था। और यह स्थिति है भारत में, और जो इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग किस ढंग की मानसिकता में जाते हैं। नाम उसका पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन वो पब्लिक मास्टर की भूमिका में होना चाहते हैं। और इनके बारे में तो खैर बहुत सारे कंट्रोवर्सी है, पर्सनल प्रॉपर्टी 16 करोड़ की है, अगर ये आई है क्रीमी लेयर के नीचे तो कैसे आई है, इनके पिताजी की संपत्ति काफी 30-35 करोड़ की बताई गई है, तो वो सब भी अपने में जांच का विषय है कि कैसे हुआ है। लेकिन उस पक्ष के अलावा जो कुछ हम देख रहे हैं, वो नए सिरे से इस बात की मांग कर रही है कि भारतीय सिविल सेवा में परीक्षा, उसके सिलेक्शन, उसकी ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के बाद प्रोवेशन जो है, उस पर नए सिरे से व्यापक विचार करने की आवश्यकता है। इन पर मीडिया की नजर चल गई है। हम लोगों ने तो देखा है कि कलेक्टर अगर जिले में रास्ते से गुजरता है तो दोनों तरफ की सड़कें खाली हो जाती हैं। आज भी ये नहीं है, कलेक्टर से मिलना कितना कठिन है, पत्रकार के रूप में आप जा सकते हैं। आपने जो बोला था ना शुरुआत में, महिला है, सपने देख रही हैं, तो सपने देखने में कोई नहीं, सपने पूरा भी कर रही हैं, सपने पूरे भी करने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन किसी को टॉर्चर करके
अगर अपने सपने को पूरा कर रही है तो ये तो गलत है ना कानूनी तौर मुझे पर। लगता है छोटा सा रिएक्शन। मुझे लगता है पूजा खेड़कर पूजा सिंघल से बहुत प्रभावित रही है, जो झारखंड की आय जो सस्पेंड हो गई है करोड़ों रुपए लेकर, उसका जीवन भी इसी तरह से रहा है। तो लगता है एक पूजा दूसरे पूजा से प्रभावित होकर उन्होंने कैरियर के शुरुआत में ही इस तरह के व्यवहार शुरू कर दिया था। मुझे लग रहा है सरकार को जांच करना चाहिए, और सिर्फ पूजा खेड़कर का नहीं है, ऐसे कई ब्यूरोक्रेट्स है जो इस तरह का व्यवहार करते हैं। सबकी संपत्ति की जांच होना चाहिए, सबके व्यवहार की जांच होना चाहिए। पूजा खेड़कर का तो मामला सामने आ गया, कई ऐसे अधिकारी होंगे जिनका मामला सामने नहीं आता होगा मीडिया के अंदर, उनसे कई प्रताड़ित लोग रहते होंगे। तो सरकार को देखना चाहिए कि जो प्रशासनिक पद पर बैठे हुए जनता को न्याय दिलवाने के लिए, सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए वो कितने ईमानदार है और कितने अपने काम के प्रति समर्पित है, ये सरकार को जांच करवाना चाहिए। एक खबर और एक ध्यान में रहे कि पूजा सिंघल भी जेल में है, टॉपर थी अपनी बैच की, सब कहते थे सेक्रेटरी बनेगी, कमाल करेगी, तो हश्र वही होना है। पैसा आप कितना कमाइएगा जीवन में कभी तो रुक के तय कीजिए, क्योंकि किसी भी जगह पर पैसे का कोई आदि अंत नहीं है, ये आप समझिए। और अगर वो पैसा आपको जेल पहुंचा दे रहा है, वो पैसा आपको राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर लोग लानत भेज रहे हैं आपके ऊपर, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आईएएस बनकर यही करना है तो कुछ और काम कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक और खबर महाराष्ट्र से ही, मामला मिहिर शाह का। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिट एंड रन का पूरा ये मामला आया, ये खबर लगातार सुर्खियों में रही। परिवार जो है लगातार ये डिमांड कर रहा है कि इनके भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए भी पहुंचे। तस्वीरें लगातार अलग अलग सामने आ रही है, और जो अब एक नई जानकारी निकल कर आई है वो ये कि मिहिर शाह ने अपनी एज में भी फ्रॉड किया है। बड़े बाप का बड़ा बेटा है, उसको भी पैसे का ही शायद वो रफूक रहा होगा, उसके सिर चढ़कर बोल रहा होगा, तो इसलिए उसको लगा होगा कि जुर्म करेगा और करके बच के बाहर निकल जाएगा। लेकिन कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। अवधेश जी, मिहिर शाह को लेकर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, हिट एंड रन का ये केस, लेकिन सवाल ये कि बचा कौन रहा है इसे? नहीं, उम्र 24 की जगह पता चल रहा है कि 27 उसने दिखाया, आईडी दिखाकर उसने शराब पिया है। भाई हम लोगों ने दिल्ली में, आप शायद उस समय नहीं थी, जेसिका लाल हत्याकांड में हम लोगों ने देखा था कि इसी उम्र के नौजवान ने क्या किया था, मतलब एक बियर बार में जाकर के और गोली मार दी थी। तो इस समय जो हमारे देश के एक रईस हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके बच्चों में कुछ ऐसे परिवार हैं जो बच्चों में इस ढंग के संस्कार देने से वंचित रह जाते हैं, और छोटे छोटी गलतियां करते हैं, अपराध करते हैं, उनको छुड़ाते हैं। ये पहला नहीं होगा केस, भले उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो, ठीक से इसकी छानबीन हो तो पता चलेगा कि इसके पहले भी इसने ऐसे कांड किए हैं, गुंडागर्दी की होगी, कुछ दादागिरी की होगी, अपराध किए होंगे, और उसमें परिवार ने उसको बचाया होगा। तो वो जो एक पैम्पर्ड चाइल्ड हो जाता है कि जिसकी गलती को आप क्षमा करने जाते हैं या उसको बचाते हैं, वो धीरे धीरे इस अवस्था में पहुंचाता है कि स्वयं भी नष्ट होता है, परिवार को भी बर्बाद करता है। मिहिर शाह की कथा तो उसी दिशा में जाती हुई जा रही है कि एक रईस परिवार का एक बिगड़ैल नौजवान आज के सत्ता सिस्टम का, परिवार के द्वारा लाभ उठाकर उसके बचाने के कारण इस स्थिति में पहुंचा है। अगर सरकार सख्त नहीं होती, आप सोचिए उसका जितना प्रभाव था, कार के नंबर बदल गए, सारे कुछ बदल गए, क्या क्या नहीं हो गया जिसको पकड़ना कठिन था। अगर इसमें सरकार सख्त नहीं होती, मीडिया ने इसको नहीं उठाया होता, सामाजिक संगठनों ने काम नहीं किया होता, तो ये फिर बच के निकल जाता और इससे बड़ा अपराध करता है। तो ये एक विषय जो है हमारे देश के नौजवानों के लिए भी सीख है। जैसे ये आईएएस अफसर के लिए हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि हमारे देश की नई पीढ़ी के लिए भी सीख है कि आपके पास धन संपत्ति है, प्रभाव भी है, फिर भी आप कानून का पालन करते हुए इस देश के सभ्य नागरिक बनिए, अपना लक्ष्य बड़ा रखिए समाज और देश के प्रति, फिर आपकी ऐसी दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं रखते हैं तो फिर इस दुर्दशा के शिकार होंगे। इस समय आप मतलब देखिए, आपने मॉरल ग्राउंड लिया है कि जितनी गलती उस लड़के की है उससे कई ज्यादा गलती उसके परिवार की है। लेकिन सरकार क्या करती है, प्रशासन क्या करता है? मिहिर शाह का ये जो व्यक्तित्व बना है उसमें इसके पिता की बड़ी भूमिका रही है। इनकी एक घटना बताता हूँ, ये जब स्कूल में पढ़ता था मिहिर शाह छोटा, तो टीचर ने इसको किसी बात पे डांटा और थप्पड़ मारा। इसने घर आके अपने पिता को बताया, तो पिता गए स्कूल में और टीचर को पीट कर आए। तो जो पिता अपने बेटे को, शिक्षक को स्कूल में जाके मारने की हिम्मत करे कि मेरे बेटे पे क्यों हाथ उठाया, तो बेटे ने संस्कार घर में यही देखे ना कि मेरे साथ पिता है, मैं जो करूंगा पिता मुझे बचा लेंगे। तो वो जो व्यवहार उसने पिता का देखा,
तो यही व्यवहार उसका ये बना है कि वो आप जाके सरेआम कार चढ़ा के मार रहा है। उसको पता है कि मेरे पिता का राजनीतिक रसूख है, वो एक बड़ी राजनीतिक दल से जुड़े, मेरे पिता का बड़ा व्यवसाय है, पैसे वाले हैं, थानेदार पुलिस वाले पिता के पास आते हैं, तो सत्ता का रसूख और पैसों का खनक दोनों मिलकर मुझे बचा लेंगे। और ये जो पैसों का और सत्ता का हनक होता है वो बच्चे ऐसे ही पढ़ के निकलते हैं। मुझे लग रहा है कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब कानून के अंदर हिट एंड रन में जो प्रावधान होगा उसी में सजा मिलेगी।